हाय गाइस। सो आज हम समझने वाले हैं कि आप जब एक कंपनी को एनालाइज करते हैं, उसका बिजनेस मॉडल एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्पेस में, तो वो किस तरीके से करते हैं। सो नॉर्मली फाइनेंशियल स्पेस में तीन टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। आपका सबसे पहले बैंक्स हो गया, जो नॉर्मल बैंक है आपका एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। और फिर आपके आती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जिन्हें हम एनबीएफसीज भी कहते हैं शॉर्ट में। और फिर आते हैं आपके जो लेंडर्स होते हैं, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो फिनटेक्स होते हैं और पेमेंट बैंक्स होते हैं, ये भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही हैं। डिफरेंस है किस तरीके से रेगुलेट होते हैं, आरबीआई किस तरीके से इनको रेगुलेट करता है, तो वो हम समझते हैं। और आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए जब आप इन कंपनीज में इनको एनालाइज करते हैं और जब इनमें कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक्स की बात करते हैं। बैंक्स का बिजनेस मॉडल बेसिकली क्या होता है। बैंक्स का बिजनेस मॉडल सिंपल सा होता है। आपको लोन प्रोवाइड करना, अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करना। लोन कहीं भी किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर में प्रोवाइड कर सकते हैं। बैंक्स के केस में क्या होता है, बैंक्स को एक मैंडेट होता है कि आप लोगों का पैसा सेव कर सकते हो। तो बैंक क्या करता है, लोगों से पैसा सेव करता है। अगर कम पड़ता है तो बैंक मार्केट से पैसा उठाता है, बॉन्ड्स के थ्रू पैसा उठाता है, या बहुत सारी इक्विटी रेज करता है, अपना अपना कैपिटल उठाता है मार्केट से, अपने शेयर्स देता है, चाहे प्रेफरेंशियल इशू करे, चाहे वारंट्स प्रोवाइड करे, या राइट्स इशू करे, या कुछ भी करे, अपने अपनी कैपिटल उठाता है मार्केट से, शेयर बेच के पैसा उठाता है। तो कंपनी के पास ऑफ कोर्स ये पैसा कम पड़ता है। तो कंपनी का क्या होता है, जब बैंक ये पैसा उठाता है तो एक सर्टेन, इसको ब्लेंडेड अगर देखे तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेट पे उसने पैसा उठाया है। सपोज एक बैंक की क्रेडिट कॉस्ट है 6% की। मींस उसने चाहे इक्विटी से पैसा उठाया, चाहे उसने बोरोविंग्स करके पैसा उठाया, इक्विटी या डेट, इक्विटी या लेवरेज, इन दोनों का मिला के जित क्योंकि इक्विटी पे तो आपका कोई इंटरेस्ट पड़ता नहीं है, आपका अपना पैसा है, आप उठा सकते हैं। लेकिन जो आप बाहर से उठाते हैं, मार्केट से उठाते हैं, बॉन्ड से उठाते हैं, बहुत सारे तरीके से डेट्स लेते हैं, उसका एक कॉस्ट होता है। सारी की ब्लेंडेड कॉस्ट सपोज 6% है। तो बैंक क्या करेगा, 6% पे बैंक ने पैसा उठाया। अब आपको आगे वो लेंड करेगा तो वो 10%, 12%, 13%, पर्सनल लोन है तो वो थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक्स। तो बैंक का क्या है, अगर 6 पे उठाया, 12 पे बेचा, 6% पे अपना फंड उठाया और 12% पे आपको लोन दिया, तो बीच का 6% उसका प्रॉफिट है, और यही उसका बिजनेस मॉडल भी है। तो बैंक्स के बिजनेस मॉडल में जब लोग बिजनेस मॉडल समझते हैं तो यूजुअली यहीं तक समझते हैं। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैच ये होता है कि जो बैंक्स हैं, उसका बेसिक सर्विस ही ऐसा है कि आपको कोई कस्टमर मना नहीं करेगा। सपोज आप एक कस्टमर के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं हम आपको लोन देते हैं, तो कौन कस्टमर मना करेगा। इंडिया में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कस्टमर कोई फ्री में किसी के पास पैसा आ रहा है, फ्री में नहीं, इंटरेस्ट उस पे इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन अगर कोई सामने से अपॉर्चुनिटी है कि आप पैसा ले लो, तो कोई बिजनेस, कोई पर्सनल काम के लिए मना नहीं करेगा। अब उसमें डिफॉल्ट होए, आगे जाके वो कस्टमर पे नहीं कर पाए, वो अलग चीज है, लेकिन मना एटलीस्ट कोई नहीं करेगा। तो जब आप एक बैंक को एनालाइज करते हैं, या एनबीएफसी, या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एनालाइज करते हैं, तो आपको ये देखना है कि उसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा ना हो। यूजुअली क्या होता है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस, किसी भी सेक्टर में, सोलार हो, कोई भी सेक्टर में आप कंपनीज को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि जितना ज्यादा टॉप लाइन ग्रोथ, जितना ज्यादा सेल्स ग्रोथ वो कर पा रहे हैं, उतना अच्छा कस्टमर्स, उतना अच्छा आपके स्टेक होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न बनेगा, कंपनी के लिए उतना अच्छा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन बैंक्स के केस में ऐसा होता है, अगर कंपनी लगातार आपकी बहुत हाई ग्रोथ कर रही है, 40, 45, 50, 60% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 8-10 क्वार्टर, 2-3 साल से लगातार ग्रो कर रही है, तो प्रॉब्लम ऐसा आता है, एक टाइम आएगा, एक साइकिल आएगी, जब जो आपने इतनी स्पीड से लोन्स बांटे हैं, कस्टमर, सपोज आपने फार्मर्स को लोन दे दिया है, तो मॉनसून आएगा कभी, ऐसा तो अगर मॉनसून अच्छा है तो आपकी फार्मर्स की इनकम ठीक है, फार्मर्स आपको रीपे कर रहे हैं, और आप उसी स्पीड से फिर से नए फार्मर्स को पकड़ रहे हो, या उन्हीं का लोन को टॉप अप कर रहे हो। लेकिन सपोज 2 साल मॉनसून ठीक नहीं आया, फार्मर्स की इनकम सप्रेस हो जाएगी, या एटमोस्ट रुक जाएगी, बढ़ेगी तो नहीं। अब जब फार्मर्स के पास इनकम नहीं है, तो वो लोन्स को अपना सर्विस कैसे करेंगे, कैसे लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, तो वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। तो हाई
ग्रोथ, अगर एक्सेसिवली हाई ग्रोथ रेट से कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रो कर रहा है, बी इट योर बैंक, बी इट योर एनबीएफसी, बी इट योर फिनटेक कंपनीज, कोई भी लेंडिंग प्लेटफॉर्म अगर बहुत ज्यादा रेट से ग्रो कर रहा है, तो वहां पे एक अंडरलाइंग रिस्क आ जाता है। आई एम नॉट सेइंग रिस्क आएगा ही आएगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपका बैक ऑफ द माइंड ये थॉट होना चाहिए कि एक वो आप रिस्की प्रपोजिशन है। इतनी हाई स्पीड से बैंक्स को मतलब क्या ही जरूरत है इतना हाई स्पीड से ग्रो करने का। तो आइडियली आपका बैंक अगर बड़ा बैंक है, बहुत लार्ज कैप में है, एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, यूजुअली इनसे देखा जाता है 15 से 25% के बीच में आप ग्रो करके दे दो उतना वो, एंड साइमल्टेनियसली उसी हिसाब से आपका शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न बन जाता है, आप लोगों के लिए रिटर्न बन जाता है। तो अब लेकिन यूजुअली क्या होता है, हमको ज्यादा रिटर्न चाहिए, ऑब्वियसली 15% का सीएजीआर अपने इन्वेस्टमेंट पे, 20% का, 25% का ईयर ऑन ईयर हमें अभी नहीं चाहिए, बिकॉज अभी हमारे पास इतना टाइम है, रिस्क हम ले सकते हैं, तो व्हाई नॉट वी शुड इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट कैन पोटेंशियली गिव अस ह्यूज रिटर्न्स। तो बैंक्स के केस में ये होता है 30 to 35% अगर आप टॉप लाइन बढ़ा रही है बैंक, किसी भी बैंक का जो सेल्स ग्रोथ है, जो उसका लोन एडवांसेस है, 30 to 35% कर रहा है, तो वो अच्छा है। ज्यादा करेगा टू रिस्की, कम करेगा इट रिस्क बीइंग एन अट्रैक्टिव टू योर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो दूसरा एक फैक्टर होता है आरओए और आरओई। बैंक्स को यूजुअली आरओए से देखना ठीक रहता है, क्योंकि बैंक्स का बेसिक जो उनका बिजनेस मॉडल है वो है लेवरेज लेके पैसा उठाना मार्केट से और ग्रो करना। लेकिन अगर आप आरओई से देखते हैं, आरओई का फॉर्मूला होता है आपका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय योर इक्विटी। अब इक्विटी में लेवरेज का पैसा तो नहीं आएगा, नहीं शो होगा, बिकॉज इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू योर एसेट्स। अब इक्विटी का पैसा कम है और आपने सारा ग्रो तो लेवरेज लेके किया है, तो आपका इक्विटी बहुत हाई दिखा सकता है बैंक्स का, ऐसा पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए बैंक्स को जब हम देखते हैं तो आरओए बेसिस पे देखते हैं। आरओए मींस रिटर्न ऑन एसेट्स, और जैसे मैंने अभी कहा, एसेट्स इज इक्वल टू योर इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। अभी क्या है, बैंक ने अगर 7-8 टाइम्स लेवरेज किया हुआ है, तो एसेट्स उसका एक अच्छा पैरामीटर होगा जज करने का, बिकॉज इट ऑल्सो इंक्लूड्स लाइबिलिटीज। और इसके कंपैरिजन में अगर सिर्फ इक्विटी से देखेंगे तो इक्विटी में लाइबिलिटीज नहीं आती है। मार्केट ने इतना सारा जो पैसा, बैंक ने इतना सारा पैसा जो मार्केट से उठाया है, वो इंक्लूडेड नहीं होगा आरओई में। तो जब हम आरओए की भी बात करते हैं, तो आरओए भी कंपनी का, एक बैंक का यूजुअली 3 to 4% होना चाहिए, अगर वो एक एनबीएफसी है, बिकॉज एसेट्स अगेन कम है तो आपका ग्रोथ ज्यादा होगा। और एक आपका कोई बहुत बड़ा बैंक है जैसे एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, अगेन टू नेम अ फ्यू, इसका 1.5 टू 2.5 इतना आरओए मिल जाए तो ठीक है, इससे कम अगेन अनअट्रैक्टिव, इससे बहुत ज्यादा अगेन रिस्की। फिर अभी जैसे हमने देखा कि बैंक को और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आरओए बेसिस पे जज करना ठीक होता है, आरओए भी देखना चाहिए। तो अब बिजनेस मॉडल ही बैंक का ऐसा है कि वो लेवरेज उठा रहा है, तो बैंक के केसेस में ना हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना, आरओए आरओई इज इक्वल टू आरओए इंटू लेवरेज। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आरओई मींस रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू लेवरेज। अभी आपको आरओए पता है, आपको लेवरेज पता है, बैंक्स ने कितने टाइम पैसा उठाया है अपना मार्केट से, 7 टाइम्स लेवरेज किया है, 8 टाइम्स लेवरेज किया है। तो अपने पैसे का 8 टाइम लेवरेज, सपोज अपना पैसा बैंक के पास 1 लाख है, इक्विटी 1 लाख की है, और बैंक ने मार्केट से 8 लाख रुपया उठाया, तो उसका लेवरेज हो गया 8x, 8 गुना पैसा उठाया उसने मार्केट से। और आरओए उसका 2% है और आरओए उसका 8% है, तो आपका आरओए निकल जाएगा 16%। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। और यूजुअली होता क्या है, अगर एक आर बैंक का आरओई कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है एंड इज अबव 15%, तो माना जाता है कि उसमें ऑपरेशनल इश्यूज नहीं है, ठीक है कंपनी, ठीक है इसको आगे फर्दर बढ़ा जा सकता है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट आप कभी भी किसी भी कंपनी में करें तो करते हैं, तो उसमें बहुत डिटेल से आपको देखना पड़ता है। सिर्फ आप ये फैक्टर्स ऊपर से देख लेंगे तो कुछ होगा नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। आपको नहीं पता होगा कि बैंक का कस्टमर सेगमेंट क्या है, बैंक सिक्योर्ड लोन कर रहा है, अनसिक्योर्ड लोन कर रहा है, बैंक के पास लाइबिलिटीज कितनी है, बैंक का एसेट लाइबिलिटी मिसमैच तो नहीं हो रहा है बैलेंस शीट में, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसको डिटेल में जब तक आप नहीं समझेंगे तो एक कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना, इट वुड नॉट बी प्रूडेंट, आई वुड जस्ट से दैट। तो
लास्ट हम बात करेंगे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर की। यूजुअली माना जाता है कि आपका ओपेक्स टू जो इनकम रेशियो है, मींस आपका इनकम के अगेंस्ट आपने कितना ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर किया है, तो आपको 40 to 45% अगर है तो ठीक है। ज्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज सच आपको इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने एक्सपेंशन फेज में है। बिकॉज अगर एक्सपेंशन फेज में है तो कंपनी हर स्टेट में एंटर करने की कोशिश कर रही है, अपनी ब्रांचेस का नेटवर्क बढ़ा रही है, अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को काम पे लगा रही है, सेल्समैन ज्यादा हैं, बहुत सारा खर्चा होता है। जो एक ग्रोइंग कंपनी होती है तो उसका यूजुअली जो ऑपेक्स टू इनकम रेशियो है वो हायर साइड में होता है, 50 to 55 भी चला जाता है कभी कभी। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपका कॉस्ट टू आपका ऑपेक्स टू इनकम रेशियो अगर बहुत ज्यादा है तो एक नेसेसरीली बुरी बात है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मली बिना कंपनी ब्रांचेस भी ऐड नहीं कर रही है, ग्रो भी नहीं कर रही है, एक्सपैंड भी नहीं कर रही है और फिर ओपेक्स ज्यादा है, तो इट्स अ प्रॉब्लम। कई बार टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में भी बहुत सारा पैसा लगता है। बहुत बैंक्स को टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करना होता है, अपनी टेक्नोलॉजी रीन्यू करनी होती है, तो इस चीज पे भी पैसा जाता है। तो जब आप ओपेक्स टू इनकम देखें, 40 to 45 इज अ गुड रेंज। यहाँ पे कोई कंपनी आपको दिखती है तो आप उसके बारे में और पढ़ें। कम है तो भी प्रॉब्लम इसीलिए है कि मे बी कंपनी उतना हंग्री नहीं है ग्रो करने के लिए, मैनेजमेंट उतना अच्छे से गाइड भी नहीं कर रहा है, उतना एनर्जेटिक भी नहीं है कि हाँ हमको तो ग्रो करना है। आपका ओपेक्स टू इनकम कम ही रहेगा उस केस में अगर आप ग्रो नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें हैं। मैंने 4-5 पॉइंट्स बताए। सबसे पहला आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक ग्रोथ होना चाहिए। बिकॉज बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, कोई पैसा लेने के लिए तो मना नहीं करेगा। आपको बहुत सोच समझ के और कॉन्शियसली पैसा देना होता है ताकि डिफॉल्ट ना हो, या फिर होता तो है ही डिफॉल्ट, केसेस बहुत मिनिमाइज हो जाए एनपीएस के। दूसरा, बैंक को आपको आरओए पे ज्यादा देखना होता है, आरओई पे कम। कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन more appropriate would be to judge a bank based on its ROA and not its ROE। और ROE आपका पता चल भी जाएगा अगर आपको बैंक का ROE पता है, बैंक का लेवरेज पता है, कितने टाइम्स ये लेवरेज पे काम कर रहा है, कितना टाइम्स उसने अपने इक्विटी का पैसा उठाया है, तो आप ROE आराम से निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एज आई सेड, ओपेक्स टू इनकम रेशियो भी आपको देख के चलना है। बहुत ज्यादा है अगर कंपनी का तो आप देखो, अगर ग्रो कर रही है तो इट्स ओके। अगर बहुत कम है और कंपनी नई है, छोटी है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, या मीडियम साइज कंपनी भी है और ग्रो नहीं कर रही है, तो ओपेक्स टू इनकम कम तो रहेगा, लेकिन उस कम का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर टॉप लाइन ग्रोथ नहीं है तो आपका पैसा तब भी नहीं बनेगा उस कंपनी में। तो ये सब फैक्टर्स हैं, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें फाइनेंशियल स्पेस में। थैंक यू।